अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CD_Rituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में, जहां हम कुछ खास खबरों को उठाते हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट हैं और उनके साथ डील करते हैं, देखते हैं क्या है खास इस खबर में जो हमसे यूपीएससी पूछ सकता है। तो चलिए आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। देखते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट खबर क्या है सुर्खियों में आज के न्यूज़पेपर में। तो हमारी सबसे पहली न्यूज जिसकी हेडलाइन रीड करती है, 6 नेशंस टू कॉल फॉर इमीडिएट एड फॉर अफगान्स। इमीडिएट एड के बारे में हमने पहले भी डील किया है, लेकिन आज जो हमारी खबर है ये बात कर रही है इंडिया सेंट्रल एशियन डायलॉग से रिलेटेड, क्योंकि जो हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इंडिया के साथ साथ वो भी आगे बढ़कर आई हैं। और देखते हैं चलिए क्या है खास इस न्यूज़ में। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे जीएस पेपर 2 का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अफगानिस्तान में जो भी हालात हैं उनको लेकर एक इमीडिएट एड ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर प्रोवाइड किए जाने की बात कही गई है आज के इस न्यूज़ में, ठीक है। क्या कहा गया है मोटे तौर पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ये 3rd इंडियन सेंट्रल एशियन डायलॉग की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। और दिल्ली में 18 दिसंबर से लगभग 29 दिसंबर तक जो है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग जो है वो हो रहा है, जिसमें कि फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं इंडिया के और अन्य देशों के जो है आए हुए हैं। कई मुद्दों पर अभी चर्चा होगी, ये लंबा टॉपिक खींचेगा अभी आने वाले टाइम में भी, ठीक है। और जो इसका मेन नेतृत्व है वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी कर रहे हैं, ठीक है, बीइंग द फेस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। अब देखिए मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि क्या बातें हुई हैं, क्योंकि जो एक इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी तक डिस्कस किया गया है वो है हमारा दैट इज शेयर्ड बोर्ड रीजनल कंसेंसस ऑन अफगानिस्तान, ये वाला टॉपिक, ठीक है। कि ये सारे देश अलोंग विद इंडिया इन्होंने मिलकर आपस में साझा किया क्या, ब्रॉड रीजनल कंसेंसस ऑन अफगानिस्तान, की भाई अफगानिस्तान के केस में हमें क्या करना है, ठीक है। और जो रीजनल कॉन्फ्रेंस था बेसिकली उसने ये भी प्रपोज किया गया कि जो चाबहार पोर्ट है ईरान में उसको हम यूज करेंगे एज अ रूट फॉर ट्रेड, ठीक है। तो एक ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट यहां से निकल के आ जाती है चाबहार पोर्ट की। हम इसको पहले भी डील कर चुके हैं और घबराइए मत, ये टॉपिक अभी लंबा खींचेगा तो हम इसको डेली बेसिस पर देखते जाएंगे जो भी इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और फिर जो लास्ट डे होगा इसका 29 दिसंबर के आसपास का जो न्यूज़ आएगी उस सबको क्यूमुलेट करके फिर आपको हम उस पर भी बताएंगे। तो मोटे तौर पर जो आज की बातें थी वो यही थी। और एक पॉइंट है हमारा इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन एड का, जो कि हेडिंग में भी दिख रहा है। और इसके अलावा जो एक बड़ा मुद्दा भी कुछ दिन पहले भी मैंने न्यूज़ में डिस्कस किया था कि इन 5 देशों के जो हेड हैं, ठीक है, जो इनके देश के नेतृत्व करते हैं, जो मेन हेड हैं, उनको इंडिया इनवाइट कर रहा है कब, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के इवेंट पर, सेलिब्रेशंस में, ठीक है। तो इन सभी देशों को, चूंकि इस बार थोड़ा सा प्रोसेस लेट हो गया था, बट इन सभी देशों ने अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म कर दिया है एट इंडियाज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, जिससे कि जो हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जो रिलेशनशिप हैं वो और स्ट्रांग होंगे, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा ये, क्योंकि अभी तक ये 5 देश मिलकर कभी भी एक साथ नहीं आए हैं इंडिया में, ठीक है। लेकिन इस बार रिपब्लिक डे पर ऐसा देखा जाएगा। और कौन कौन से हैं ये 5 देश, तो ये हैं हमारे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये हमारे 5 नेशंस हैं।
OIC कंट्रीज इनको हम ओवरऑल में बोलते हैं। और इन्होंने ये भी बात कही है कि भाई एक फंड सेटअप किया जाए जिसके थ्रू हम अफगानिस्तान की मदद कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं इस डायलॉग में। चलिए आगे देखते हैं दूसरी क्या इम्पोर्टेंट खबर है हमारे लिए। तो हमारी जो दूसरी न्यूज़ है वो एनवायरनमेंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारा थार डेजर्ट है, ऐसा कह रहा है ये जो हेडलाइन है हमारी कि थार डेजर्ट इज एक्सपैंडिंग फास्ट विथ लैंड डिग्रेडेशन, ऐसा स्टडीज ने खोज के निकाला है। अब देखिए अगर हम थार डेजर्ट की बात करें तो आपको पता होगा कि इंडिया में मेजरली जो है यही है, थार डेजर्ट ही है। जो राजस्थान का एक मेजर पोर्शन और कुछ पोर्शन स्पेशली गुजरात का, मतलब लैंड मास के हिसाब से अगर देखें तो ये दोनों एरियाज बहुत ज़्यादा कवर होते हैं। अब बात ये है कि जो स्टडीज हुई हैं उन्होंने ये फाइंड किया कि जो ये थार डेजर्ट है ना, ये धीरे धीरे एक्सपैंड होके एनसीआर दिल्ली तक पहुंच रहा है। इसके जो सैंड स्टॉर्म्स हैं, ठीक है, वो एनसीआर दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे इन्होंने कुछ रीजंस बताए हैं। देखते हैं क्या है खास इसमें। तो एनवायरनमेंट के नज़रिए से ये इंपॉर्टेंट हमारा है, ठीक है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के उससे। तो ये कहा जाए, देखिए दिल्ली में अरावलीज हैं मेजरली, ठीक है। अरावलीज जो हैं दिल्ली और आसपास के एरियाज में, वो डे बाय डे जो है उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है एक तरीके से। और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है हमारी माइनिंग एक्टिविटीज का है। किसका है? माइनिंग एक्टिविटीज का, बिहाइंड दी ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ अरावली रेंजेस। और ये तो एक रीजन था हमारा अरावली के डिस्ट्रक्शन का। अब एक तरफ जो है अरावली डिस्ट्रक्ट हो रही है और दूसरी तरफ जो हमारा थार डेजर्ट है वो एक्सपैंड हो रहा है। आप खुद देखिए कि अगर मैं कहूँ कि ये हमारा अरावलीज है, ये हमारा थार डेजर्ट है, तो ये जो है ये और बढ़ता जा रहा है और ये कम होता जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये इस एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है। इसके पीछे जो रीजंस दिए गए हैं हमारे, वो कहा गया है नंबर 1 माइग्रेशन ऑफ पीपल, नंबर 2 चेंजेस इन दी रेनफॉल पैटर्न, नंबर 3 स्पीड ऑफ सैंड ड्यून्स एंड अनसाइंटिफिक प्लांटेशन ड्राइव्स। ये कुछ रीजन है, इसको प्लीज ध्यान में रखना, क्योंकि मुझे लगता है इससे जो है हमारा एक प्री का क्वेश्चन जरूर बन जाएगा कि भाई व्हाट आर द इन आइडेंटिफाई द रीजंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ थार डेजर्ट। ठीक है, तो ये चीज आप इसको नोट डाउन प्लीज कर लीजिएगा। दूसरी चीज जो इस पूरी न्यूज में कही गई है वो है कि भाई जो सैंड स्टॉर्म है वो ट्रैवल कर रहा है अब एनसीआर दिल्ली की सीमा तक। ठीक है, एनसीआर इज नेशनल कैपिटल रीजन बेसिकली। ठीक है, तो वहां तक ये पहुंच रहा है और ये और ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है बिकॉज ऑफ अरावलीज। ठीक है, और अरावलीज को ये भी कहा जाता है कि इट इज द नेचुरल ग्रीन वॉल। क्या कहा जाता है? इट इज द नेचुरल ग्रीन वॉल बिटवीन द डेजर्ट एंड द प्लेन्स। तो ये प्लीज आप नोट कर लीजिएगा इसको भी, क्योंकि ये अगर हम कोट करते हैं अपने मेंस के आंसर्स वगैरह में तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसको आप कोट भी कर सकते हैं। अगर अरावली से कहीं भी रिलेटेड कुछ भी ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी आता है तो आप उसको एज अ नेचुरल ग्रीन वॉल बिटवीन प्लेन्स एंड डेजर्ट कह के संबोधित कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस न्यूज में बताई गई है कि भाई थार डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। ओके, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। दूसरी इसके साथ साथ ये है कि अनचेक्ड माइनिंग एक्टिविटीज मैंने आपको बता ही दिया, जो कि एक मेजर कॉज है अरावलीज के डिग्रेडेशन का, के डिस्ट्रक्शन का। ठीक है, इसके साथ साथ जो एयर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम देखी गई है बेसिकली दिल्ली एनसीआर में, उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है हमारे जो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं फ्रॉम द एरिड रीजन, फ्रॉम द डेजर्ट रीजन, इनका होता है। तो इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं कि दिल्ली में होने वाले, दिल्ली एनसीआर में होने वाले जो पॉल्यूशंस हैं उसके लिए कहीं ना कहीं ये सैंड स्टॉर्म्स या जो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं डेजर्ट के, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये था खास इस न्यूज का। तो एनवायरनमेंट के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। लोकेशन वाइज भी फिजिकल फीचर्स जो हैं हमारे डेजर्ट और रेंजेस, जो अरावली रेंजेस हैं उनके तरफ से भी, एनवायरनमेंट की तरफ से भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज नेचुरल ग्रीन वॉल जो है अरावलीज हमारी हैं। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है इस न्यूज में। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है खास हमारे लिए। हमारी जो तीसरी न्यूज है वो है प्रायोरिटी फॉर बिल ऑन वोटर आईडी आधार लिंक। आपको पता होगा
ये मुद्दा काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है। फाइनली ये डिसाइड किया गया है कि इसको बोलते हैं इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। इसको जो है मंडे को लोकसभा में लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, इस पर जो भी चर्चाएं होंगी या पास करना है फिर क्या करना है वो सारी मंडे यानी कि आज को जो है ये लोकसभा में जाएगा, और देखते हैं कि इसके आगे इसका क्या रोल रहता है। ठीक है, और कुछ बहुत खास इसमें बस यही है कि जो हमारा आधार कार्ड है और जो हमारी वोटर आईडी है उन दोनों को लिंक करने की बात की जा रही है इस बिल के थ्रू। ऐसा इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है। आप अगर आपने थोड़ा भी जब आधार आया था उस टाइम की न्यूज़ अगर फॉलो की होगी तो आपको पता होगा उस टाइम पे ऐसा कोई रूल नहीं था, बट वंस इट विल बी डन फिर उसका ये होगा कि आपका आधार और वोटर आईडी दोनों का दोनों लिंक्ड हो गया। बैंक्स में जैसे हमने कई जगह अपने अकाउंट से अपने आधार को या पैन कार्ड को लिंक करवाया हुआ है, वैसे ही अब बात हो रही है आईडी को आधार मतलब वोटर आईडी को आधार लिंक से आधार कार्ड से लिंक करने की। और ये बिल जो है ये अलाउ करेगा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को कि भाई आप किसी भी आधार एप्लीकेंट को या यू कैन आस्क द आधार एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन एज वोटर्स सो एज टू एस्टैब्लिश देयर आइडेंटिटी। यानी अब सिर्फ एक से नहीं होगा, जब तक आपके दोनों नहीं होंगे लिंक्ड तब तक आप वोटर आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते हैं। ये मुद्दा है इस बिल का। ठीक है, एंड दिस बिल ऑल्सो सीक्स टू अलाउ द ऑफिसर टू आस्क द नंबर फ्रॉम पर्सन्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन। जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनसे ऑथेंटिकेशन के लिए वो पूछ सकते हैं। यही जो ये हमारा बिल आ रहा है ये चीजें करेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ये अमेंडमेंट बिल है ये भी क्लियर करता है कि कोई भी एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन द इलेक्टोरल रोल शैल बी डिनाइड। ओके, कोई भी वो नहीं की जाएगी, कोई भी एंट्रीज जो हैं वो डिलीट नहीं की जाएंगी। ठीक है, फॉर द इनएबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फर्निश और इंटीमेट आधार नंबर ड्यू टू सफिशिएंट कॉज। ठीक है, कि मतलब जिसके पास सफिशिएंट कॉजेज हैं वो अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उनको डिलीट नहीं किया जाएगा। और वो लोग जो आगे भी अपना आधार नंबर नहीं कर सकते हैं उनको अलाउ किया जाएगा टू प्रेजेंट देयर अदर डॉक्यूमेंट्स टू स्टैब्लिश आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना आधार कार्ड नहीं दे पा रही हूँ और मैंने वैलिड रीजंस दिए हैं तो मुझे पूरा अधिकार होगा कि मैं अपने अन्य डॉक्यूमेंट्स को देकर ये प्रोसेस कर सकूं और अपनी आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर सकूं। ठीक है, ये खास हमारा था बिल ऑन आईडी आधार लिंक से रिलेटेड। अब जो हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरपीए बोलते हैं। ठीक है, आरपीए एक्ट 1950 एंड 51 इसको अमेंड किया जाएगा। ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि आईडी आधार लिंक जो हमारा अगर बिल आता है कि ये किस एक्ट को, आरपीए की कौन से उसको जो है या कौन से एक्ट को जो है ये अमेंड करेगा। ओके, तो ये इस उसमें बात है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है बेसिकली उसको हटाए जाने के लिए ये पूरा प्रोसेस जो है इसको लाया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हमारी हैं कि भाई हमारा जो प्रोसेस है पूरा इलेक्शन वाला जो वोटिंग प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं जेंडर न्यूट्रल हो सके फॉर द सर्विस ऑफ वोटर्स। ओके, चलते हैं अगली खबर पे, देखते हैं क्या है खास नेक्स्ट। हमारी नेक्स्ट न्यूज है गोवा नेवर फॉरगेट इट्स इंडियननेस से रिलेटेड। आपको पता होगा मोदी जी अभी गोवा गए थे, घूम करके आए हैं बिल्कुल गोवा से। क्यों गए थे ये है खास, क्योंकि ये था हमारा 60th गोवा लिबरेशन डे। अभी हाल ही में मनाया गया है हमारा 60th ईयर्स ऑफ गोवा लिबरेशन। ठीक है, 1961 में गोवा जो है वो लिबरेट हुआ था किनसे, पोर्चुगीज रूल से। और आपको हैरानी होगी या मे भी शायद आप में से बहुतों को पता भी होगा कि मुगल टाइम से ही गोवा जो है, मुगल टाइम के टाइम पर भी गोवा जो है वो पोर्चुगीज रूल के अंडर आया था, जबकि मेजर कंट्री जो है वो मुगल रूल के अंडर थी। और कुछ लगभग ऐसा कहते हैं कि गोवा में जो है 450 साल से पोर्चुगीज रूल रहा था। ठीक है, लेकिन 1961 में फाइनली गोवा जो है वो लिबरेट हुआ पोर्चुगीज रूल से और इंडिया में उसने एज अ स्टेट अपनी आइडेंटिटी बनाई। यहाँ भी जो है विजय, ऑपरेशन विजय हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन विजय हमने अभी 2-3 दिन पहले भी पढ़ा था विद रिगार्ड्स टू हमारा
बांग्लादेश के रेफरेंस में, राइट, 1971 वॉर के रेफरेंस में। और 1961 में भी जो है पीएम मोदी ने जो कहा है बात ये कि देखिए 1961 में हमारा ये पूरा जो गोवा है, दमन एंड दीव है, ये पोर्चुगीज से लिबरेट हुआ था ऑपरेशन विजय के तहत। और इसी उपलक्ष्य में जो है पीएम साहब ने जो हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे, जो वेटरन्स ऑफ ऑपरेशन विजय थे, उनको जो है फैसिलिटेट किया है, उनको ऑनर भी किया है। तो ये बस था खास, और कुछ बहुत खास इस न्यूज़ में नहीं है जो कि हम बहुत इंटीरियरी जा कर के जाने, बस ये चीज़ें थी। हाँ, एक परफॉर्मेंस को हमेशा जो है गोवा की अपलॉड किया गया है, हमेशा प्रेज किया गया है, तो वही कहा गया है। एंड स्पेशली मनोहर पर्रिकर जी को भी सिंसियर नेचर और लोगों की सेवा करने के उसमें जो है काफ़ी प्रेज किया है मोदी जी ने हमारे। इन्होंने ये भी बताया कि ये जब पोप से मिले थे, पोप फ्रांसिस से मिले थे, तो इन्होंने उन्हें इनविटेशन दिया कि आप आइए और हमारे देश में मतलब विजिट करिए, हमें इनवाइट किया इंडिया विजिट करने के लिए। तो उन्होंने यही कहा था कि दिस इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू हैव गिवन मी दिस, क्योंकि ये उनका प्रेम था इंडिया के प्रति, जो कि इंडिया की डाइवर्सिटी है और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, उसके प्रति ये हमें बताया मोदी जी ने। और उन्होंने ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि गोवा अपने 75th ईयर ऑफ स्टेट लिबरेशन तक अन्यतम ऊंचाई तक पहुंचेगा, ठीक है। एंड क्योंकि स्टेट जो है, गोवा जो स्टेट है हमारा, इट इज़ गिविंग स्ट्रेंथ टू द कंट्री थ्रू इट्स फ्लैगशिप स्वयं पूर्ण गोवा प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम का नाम हमें याद रखना है, स्वयं पूर्ण गोवा प्रोग्राम। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है श्रीलंका से रिलेटेड, जहां पर कि श्रीलंका ने अरेस्ट किया है 55 इंडियन फिशरमैन को। देखिए ये मुद्दा बहुत पुराना है, हमेशा ज्वलंत मुद्दा रहा है। इलीगल फिशिंग के तहत जो है कई बार श्रीलंका की नेवी जो है वो इंडियन नेवी इंडियन फिशरमैन्स को जो है पकड़ लेती है, उनकी शिप्स को पकड़ लेती है। तो थोड़ा सा इस पे हम प्रकाश डालेंगे, देखेंगे क्या है खास इस न्यूज़ में आज की डेट में। तो मोटे तौर पे अगर हम देखें कि मुद्दा क्या था, तो मुद्दा यही था कि 55 फिशरमैन को उनके 8 वेसल्स के साथ अरेस्ट किया है, किसने? श्रीलंकन नेवी फोर्सेस ने। और जो गवर्नमेंट है श्रीलंका की, उनकी जो एजेंसीज हैं, उन्होंने फास्ट अटैक क्राफ्ट ऑफ 4th और फास्ट अटैक क्राफ्ट फ्लोटिला अटैच कर रखा है अपने नदर्न नेवल कमांड से, ठीक है। नदर्न नेवल कमांड पे उन्होंने अटैच कर रखा है, जिस पर होल्ड है 6 ट्रॉलर्स एंड दे हैव अरेस्टेड 43 फिशरमैन का। अब हम समझते हैं कि क्या है इस न्यूज़ में, क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट बार बार उभर कर आता है, क्यों हमारे फिशरमैन उधर जाते हैं और क्यों हमेशा जो है ये पकड़ लिए जाते हैं। तो देखिए क्या है, आप देख सकते हैं इस मैप में, ये हमारा इंडिया है, राइट, और ये हमारा श्रीलंका है, ओके। ये हमारा रामेश्वरम का वो है, पोर्ट है, ठीक है। अब होता क्या है कि पहले भी पास्ट में भी ऐसा देखा गया है कि जो हमारे फिशरमैन हैं वो रामेश्वरम से, जो नियर बाई हमारा कोस्ट है, ठीक है, जो भी, ठीक है, ये आप एक लाइन देख रहे हैं ना, ये डिवीजन वाली लाइन है, डॉटेड लाइन जो है बेसिकली। तो ये लोग जो है सेल करते हैं तलाई मन्नार और कथचा तीवू कोस्ट के आसपास, ठीक है, जो कि अब श्रीलंका का पार्ट है। और ये रीजन जो है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है मैरीटाइम रिसोर्सेज के लिए। और लेकिन चूंकि ये श्रीलंका में आता है, तो कई बार जो फिशरमैन्स हैं वो जाते हैं कुछ कुछ मछलियाँ वगैरह पकड़ने के उससे, ठीक है। अब होता ये है कि इंडियन फिशरमैन वो लंकन वाटर्स में जैसे ही घुसते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन पर आरोप लगाया जाता है ऑफ थेफ्ट, ऑफ बेसिकली पोचिंग, एनिमल पोचिंग का। ये सारी वजह से इनको जो है पकड़ लिया जाता है। अब मुद्दा ये है हमारा कि जो फिशरमैन हैं, ठीक है, जो कि बॉटम ट्रॉलिंग को यूज़ करते हैं, और बॉटम ट्रॉलिंग जो है वो श्रीलंका में बैन है, ठीक है। तो यहाँ मुद्दा आता है। और बॉटम ट्रॉलिंग है क्या? तो बॉटम ट्रॉलिंग जो है वो इकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस कही गई है। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है ट्रॉलर्स जो कि ड्रैग करते हैं वेटेड नेट्स को, ठीक है, बहुत भारी वेटेड नेट्स होते हैं, वो ड्रैग करते हैं सी फ्लोर के साथ साथ, और इनसे जो है एक्वेटिक रिसोर्सेज बहुत भारी मात्रा में तबाह होती हैं, बर्बाद होती हैं, और उनका बहुत बुरी तरीके से डिप्लीशन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए श्रीलंका इसको बैन करता है और इंडियन फिशरमैन यही काम करते हैं।
तो इसलिए उनको पकड़ लेती है श्रीलंकन नेवी। और अब 2017 में आप देखो, ये मैंने डेटा भी दिया है, 450 इंडियन फिशरमैन को पकड़ा गया था, 2018 में 156, और टोटल ऑफ 210 जो है इनको अरेस्ट किया गया 2019 में। मतलब अच्छी खासी मात्रा में ये हर साल पकड़े जा रहे हैं। और ये सारी ही चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं फिशरमैन पॉपुलेशन हमारी जो है, जो कि रामेश्वरम के एरिया के आसपास रहती है। देखिए, ये है हमारा रामेश्वरम वाला एरिया, राइट। तो यहाँ पर रहने वाली जो हमारी पॉपुलेशन है उनको अफेक्ट करती है। ऑलराइट, अब देखिए जो हमारा काचा थी वो आइलैंड है, ठीक है, वहां पर क्या होता है आप देख रहे हो, ये हमारा रामेश्वरम पोर्ट है, राइट। यहाँ पर कुछ ऐसे जो है समवेयर ये एरिया कहीं कुछ डिवाइडेड है आपका। अब मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि भाई देखो, जो हमारा ये पोर्ट है ना, इसका एक अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो तमिलनाडु फिशरमैन्स को जो है फिशिंग राइट्स है कहाँ, काचातीवू पर, इस वाले एरिया में, ठीक है। और ये जो आइलैंड है बेसिकली ये अनइनहेबिटेड आइलैंड है, सेंचुरी से ये ऐसे ही पड़ा है। 1974 में क्या हुआ कि इस आइलैंड को श्रीलंका को ने सिसीड कर लिया विद एन अग्रीमेंट, जो कि इंदिरा गांधी जी के साथ जो है साइन हुआ था इन दो देशों के बीच, इंडिया और श्रीलंका के बीच। लेकिन इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट से कोई बातचीत नहीं की गई थी। और इस अग्रीमेंट के तहत, जो अग्रीमेंट हमारा साइन हुआ था काचातीवू आइलैंड के लिए, तो काचातीवू आइलैंड जो है वो वैसे तो श्रीलंका का है, लेकिन ये राइट्स देता है इंडियन फिशरमैन को टू एक्सेस फॉर रेस्ट, फॉर ड्राइंग ऑफ नेस्ट्स एंड फॉर द एनुअल सेंट एंथनीज फेस्टिवल। बट इट डिड नॉट एंश्योर द ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स, ठीक है। आप वहां जा सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, आप अपने नेस्ट जो हैं उनको सुखा सकते हो, लेकिन आपको वहां पे ट्रेडिशनल फिशिंग राइट्स नहीं दिए गए हैं। और ये लोग कहीं ना कहीं वही गलती करते हैं, ये लोग बार बार वहां पे करते हैं और इसीलिए बेचारे पकड़े जाते हैं। और तो और ये जो अग्रीमेंट है ये फोर्स करता है इंडियन फिशरमैन को कि वो भाई अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखें टू मेयर्ज एरिया इन देयर फिशिंग फोरेज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा कॉन्फ्लिक्ट इस आइलैंड को लेकर के, ठीक है। और इसीलिए बार बार इनको पकड़ लिया जाता है, क्योंकि वो भी वहां पर ट्रॉलिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, और ये लोग उनको पकड़ लेते हैं, ठीक है। हमारी अगली न्यूज है इंडियन डेजर्ट कैट से रिलेटेड। इंडियन डेजर्ट कैट जो कि स्पॉट हुई है कहाँ, पन्ना टाइगर रिजर्व में। मींस पन्ना टाइगर रिजर्व तो हमारा एग्जाम के लिए हो ही गया इंपॉर्टेंट, जो हमारा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क जिसे हम कहते हैं। कुछ चीजें इससे रिलेटेड देख लेते हैं हम पहले, पेपर 3 का है, राइट। जो ये नेशनल पार्क है हमारा, ये स्टैब्लिश हुआ था 1981 में, ओके। और जोग्राफिकल एक्सटेंशन जो इसका है, ये डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पन्ना और छतरपुर दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में स्प्रेड है अलोंग अराउंड समवेयर 543 स्क्वायर किलोमीटर्स के तहत, ओके। अब देखो क्या होता है कि जब ये 1981 में स्टैब्लिश हुआ, उसके कुछ साल बाद यानी कि लगभग 13 साल बाद 1994 में पन्ना नेशनल पार्क को पन्ना टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में तब्दील कर दिया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और जो हमारा यूनेस्को है बेसिकली, उसने भी इसे डेजिग्नेट किया एज पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। और उसके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व का भी खिताब इसको मिला, कब, अगस्त 25 2011 में। और ताजुब की बात है कि एमपी जो है वो न सिर्फ हमारे देश का बल्कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड्स टाइगर कैपिटल माना जाता है, ठीक है। मतलब इतने टाइगर हैं यहाँ पर कि इन्हें वर्ल्ड का टाइगर कैपिटल कहा जाता है। और जो मैनेजमेंट है कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व का, उसको जो है बेस्ट इन द कंट्री का खिताब भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थी। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी इसी हेडिंग से हम निकालेंगे, डेजर्ट कैट से रिलेटेड, क्योंकि डेजर्ट कैट खोजी गई है, यहाँ देखी गई है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड देख लेते हैं। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये है हमारी डेजर्ट कैट। जो इनके फीचर्स हैं वो ये हैं कि जो इनके पॉज हैं बेसिकली, उसमें थोड़ा सा फर लाइक
स्ट्रक्चर है, आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहली चीज तो जैसा कि इसका नाम है डेजर्ट कैट, राइट। तो डेजर्ट जब भी हम बात करते हैं डेजर्ट एनिमल्स की, जैसे कि कैमल हो गया, तो उसकी एक खासियत होती है वो ये कि भाई वो बिना पानी के भी सरवाइव कर सकते हैं महीनों तक। द सेम इज विद दिस कैट ऑल्सो, शी कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। जो इसकी दूसरी स्पेशलिटीज बताई गई है न्यूज में वो ये कि जो इसके टोज है ना इस स्पीसी के, उनके टोज पर कुशन लाइक हेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनके टोज पर जो है कुशन लाइक हेयर है, जो कि इसे हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द बैलेंस एंड फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द फ्लक्चुएटिंग डेजर्ट टेम्परेचर्स। डेजर्ट टेम्परेचर्स की क्या खासियत है, कभी बहुत ठंडा कभी बहुत गर्म, राइट। तो उन फ्लक्चुएशंस के बीच में खुद को बैलेंस करने का फीचर जो है इनको अपने कुशन लाइक हेयर से मिलता है। और इसका जो नाम है डेजर्ट कैट का, ये पहले मेंशन हुआ है डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन इनकी फोटोग्राफी प्रेजेंस जो है ये पहले नहीं थी। फोटोग्राफी प्रेजेंस जो है वो पहले रिकॉर्ड नहीं की गई थी। और इस कैट को बोलते हैं कि ये इनका जो मुख्य भोजन है वो है फिश। क्या है? फिश। ओके। और ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं, ऐसा बताया गया है इस न्यूज में, इस डेजर्ट कैट से रिलेटेड। ओके, तो ये था हमारा आज की कुछ खास खबरें जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा इन न्यूज से क्या इंपॉर्टेंट हमें है, क्या क्या हमें नोट करना है, वो फटाफट से आप नोट कर लीजिएगा क्लास के बाद। और हाँ, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी इंक्वायरीज हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन है मेरा आपसे आज के इस पूरे प्रोग्राम से रिलेटेड। पहली चीज तो ये कि इस जैसे ये जो कैट है हमारी, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि ये डेजर्ट एरिया में मिलती है। जो हमारा डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट है, वहां पर क्या कोई कैट की और वैरायटी उपलब्ध है? अगर है तो कौन सी, वो हमें आपको बतानी है। दूसरी चीज जो ये हमारी न्यूज थी श्रीलंका अरेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि थ्रॉलिंग का जो एग्जैक्ट प्रोसेस है, मैंने वैसे तो आपको एक्सप्लेन भी किया है कि थ्रॉलिंग का जो प्रोसेस है ये एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, क्या है ये प्रोसेस। जो भी मैंने आपको समझाया आप उसको कोशिश करिएगा कुछ 50-60 वर्ड्स में, या अप टू 100 वर्ड्स भी आप लिख सकते हैं, लिखकर बताने की कि क्या है। ओके, ठीक है, ये हमारे कुछ खास चीजें थी, ओके, आज के न्यूज से रिलेटेड, जो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बखूबी। ओके, और हाँ, एक और चीज कि कुल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, इन टोटल हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स, ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आज की न्यूज यहीं पर एनालिसिस को पॉज करूंगी। जो हमारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब क्लासेस की, जो हम वीकडेज में आपको देते हैं, मंडे टू फ्राइडे स्पेशली, बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल, ओपेड, डेली करंट अफेयर, डेली एमसीक्यूज एंड एक्सप्लेनर्स। वीकली बेसिस पे हमारा आस्क मी एनीथिंग और डिकोडिंग यूपीएससी तो जाता ही था। इसके साथ साथ सैटरडेज को हम आपके लिए 3 खास प्रोग्राम लेकर आए हैं। एक जो हमारा करंट को कवर करता है, दूसरा हमारा एथिक्स को कवर करता है, और तीसरा जो कि सी सैट को कवर करता है। ये बिल्कुल आप लोगों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रख करके ये इनिशिएटिव हमने लिया है। तो उम्मीद करती हूँ इससे आपको फायदा होगा, और आपको जो भी क्वेरीज और हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग विद अस एंड लाइकिंग आवर कंटेंट। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे जो भी प्रोग्राम्स लाइव हो रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, नमस्कार।